Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So students, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार सी पोएम को कवर करने वाले हैं। क्लास 9th में ये दी गई है, जो बिहाइव आपकी बुक है उसमें ये दिया गया है। सो बेसिकली ये जो हम पोएम कवर करने वाले हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज इसको पढ़ने के बाद में कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये किसी पर्टिकुलर एक एकेडमिक लेवल पे बनाई गई है। इसको हर वो पर्सन देख सकता है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं किस पोएम के बारे में बात करने वाला हूँ। सो द रोड नॉट टेकन विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो थोड़ी स्लाइड चेंज करते तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। ये हाँ ओके। सो इस पोएम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोएम मैं आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा, जो कॉलेज वाले जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम में आएंगे। और इस पोएम को जरूरी नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स ही देखें। इवन बोलते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति जॉब भी कर रहा है या फिर अपने करियर के पड़ाव पे है, बोलते हैं ना कि एक बिगिनर है, वो भी इस पोएम को देखे, उसको समझने की कोशिश करे कि क्या बताने की कोशिश की गई थी उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आप पहले शक्ल देख लीजिए, बिकॉज ये एक छोटा सा डेडिकेशन होता है कि हम जब भी किसी पोएट के बारे में बात करते हैं तो पता होना चाहिए। मैं साइड में हट जाता हूँ। ये आप तीनों फोटो उनके एजेस के हैं कि कब उनकी शक्ल कैसी होती गई है। उम्र के सारे पड़ाव आते हैं, बचपन में बच्चा कुछ और दिखता है, जवानी में, फिर बुढ़ापे में। तो हमने तीनों फोटो लगाए हैं, ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। एंड नेक्स्ट स्लाइड है। सो अबाउट द पोएट, तो कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर कोई पोएम पढ़ रहे हैं, आल्दो बहुत से टीचर्स आजकल ये बोलते हैं कि पोएम पोएम वो पोम हो चुका है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, वो शुरू से ही पोम था। ठीक है, और पोएम पोएम हम लोग बोलते हैं, इवन मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, मैंने अपने टीचर से यही पढ़ा है। तो क्या वो हम पहले गलत पढ़ते थे या अब सही पढ़ रहे हैं? डिफरेंस क्या है इसमें? तो अगर किसी को फोनोलॉजी, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जब आईपीएस सिंबल के बारे में पता होगा, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, स्पेशली फोनोलॉजी टर्म्स की अगर हम बात करें, तो आपको कभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम क्या वर्ड को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे कि क्या पोम है या फिर क्या पोएम है। नॉर्मल सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, पोएम। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं कि इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये इनका जन्म कब हुआ था? वॉज बॉर्न ऑन March 26। आल्दो स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे ब्रीफ लेवल पे उसको समझ रहे हैं, और ये कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको गूगल भी ऑन करूँगा, उसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा इसके बारे में। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि आपको पता है कि मैं छोटे से छोटे चैप्टर को भी बहुत बड़ा करके बता देता हूँ। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका नाम था। ये इनका जन्म हुआ था March 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग देख लेना। एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट। वो एक अमेरिकन पोएट थे और प्ले राइट भी थे। तो बेसिकली, अच्छा, इसमें लिखने का फंक्शन आता है, ये लिखा, ओके फाइन, ठीक। तो ये एक अमेरिकन पोएट थे एंड प्ले राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्ले राइट में कन्फ्यूजन होता है कि प्ले राइट है क्या। सो मैंने उसको आगे मेंशन कर रखा है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि क्या मतलब है यहाँ पर कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, इनका जो वर्क था वॉज इनिशियली, शुरुआत में ये पब्लिश कहाँ हुआ था? इन इंग्लैंड में, बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश होने से पहले ये पोएम कहाँ पब्लिश हुई थी? इंग्लैंड में। आई होप कि ये वाली स्लाइड स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं। अब यहाँ पर मेंशन किया गया कि ही वॉज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको और अच्छे लेवल पे पोएम को कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा, बट मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है जिससे क्या हो, जो क्लास 9th के बच्चे उनको एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में पता चले। क्योंकि एकेडमिक लेवल पे बच्चे इतने ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं सोचते हैं। कुछ होते हैं जिनको डीपली नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है, कुछ सोचते हैं
मैं वो बोलते हैं ना, ये मेरी फिलोसॉफी है कि अगर एक बार स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई से प्यार हो गया तो फिर आप डूब जाओगे उसमें। तो बच्चे यहाँ पर केवल 9-10 तक के लेवल पे सोचते हैं कि मार्क्स लाने हैं हमें, तो बोलेंगे यार यार क्या छीछालीजड़ मचा रखा सर ने, इतनी लंबी यार पोएम कर रखी है। सो पोएम काफ़ी अच्छी है, बट ये छोटा सा ट्रिब्यूट होता है कि हमें पोएट के बारे में जानना चाहिए क्योंकि उसने पोएम लिखा है, ठीक है। एंड बिलीव मी, एक टीचर के लिए मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क होता है पोएम को एक्सप्लेन करना, क्योंकि चैप्टर और पोएम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। चैप्टर में आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके बच्चों को एक्सप्लेन कर देना है, बट पोएम जो होती है छोटी होती है लेकिन उसकी मीनिंग बहुत डीप रहते हैं। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोम एंड चैप्टर? बिकॉज उसमें जो इनर वर्ड्स हैं और उसके जो आउटर वर्ड्स हैं पोएम के, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसा हमें लिखा हुआ दिखता है वैसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। पोम जो होती है बेसिकली, जो पोएम होती है उसके इनर वर्ड्स कुछ और होते हैं और उसके आउटर वर्ड्स कुछ और होते हैं। मतलब क्या कहने जा रहा है पोएट, वो हमें केवल और केवल तब समझ में आएगा जब हम उसकी जगह पे अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर आप बोलते ना ट्रांसलेशन करने के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कभी कोई पोएम शायद आपको समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि कम से कम शब्दों में पोएट जो होता है वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है उसके अंदर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो ही वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड इज द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइज। नाउ यहाँ पर एक चीज आपके सामने और आएगी कि इन्होंने अपनी लाइफ में 4 बार, ये 4 टाइम्स लिखा है, 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज ये, ठीक है। इनको पोइट्री के लिए मिला था, यानी कि अपनी कविताओं के लिए 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला था। सवाल अब नाउ क्वेश्चन विल रेज कि सर ये व्हाट इज पुलिट्जर प्राइज, ये पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैंने इसके बारे में मेंशन करा है, ऑलराइट। एंड नाउ हम बात करते हैं कि ही वॉज अवॉर्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960, ठीक है। 1960 में इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला था, एंड फॉर हिज पोएटिक वर्क्स। किसके लिए मिला था स्टूडेंट्स? उनके पोएटिक वर्क्स के लिए। आई होप यहाँ तक आपको देख लिया होगा। एंड ऑन जुलाई 22, 1961 फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड पोएट लॉरेट। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है यहाँ पर BA और MA वाला, तो कमेंट करके जरूर बताना कि भैया इसका क्या मतलब है। आल्दो ये 9th लेवल पे बच्चों को शायद नहीं पता होगा इसके बारे में, बट डोंट वरी, मैंने आगे वाली स्लाइड में इसके बारे में बता रखा है, ओके। बट मैं चाहता हूँ कि अगर कोई BA और MA इंग्लिश वाला इसको देख रहा है तो वो जरूर कमेंट करें। नाउ फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड पोएट लॉरेट ऑफ द वर्मोंट, ठीक है, ये हो गया है। एंड ही डाइड ऑन जनवरी 29, 1963। इनकी डेथ कब हो गई थी स्टूडेंट्स? जनवरी 29, 1963 में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स प्ले राइट क्या होता है, तो मैं अ पर्सन हु राइट्स प्लेस फॉर द थिएटर, टेलीविजन और रेडियो। बेसिकली इसको हिंदी में नाटककार कहा जाता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्ले राइट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्ले राइट क्या होता है? अ पर्सन हु राइट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो लिखता है प्लेस, यानी कि नाटक, फॉर द थिएटर, थिएटर के लिए, टेलीविजन के लिए या फिर रेडियो के लिए। अब सवाल है कि सर रेडियो पे टेलीविजन जो नाटक है वो कैसे लिखा जाएगा और क्या समझाएगा? वो एक डीप लेवल की बात है स्टूडेंट, थोड़ा आप बड़े मैच्योर हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियो पे कैसे थिएटर लिखा जाता है, ओके। नाउ द वर्मोंट पोएट ऑफ लॉरेट, ये मैंने मेंशन कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि इसको आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि ये क्या है। क्या ना पढ़ाई करते समय इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए छोटे छोटे टास्क मैं आपको दूंगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। Whose poetry magnifies a high degree of excellence, ये सब उसी की ही बातें हैं जो अभी लास्ट प्रीवियस हमने टॉपिक कवर करा था। एक बार फिर से चेकआउट कर लो इसको। द वर्मोंट पोएट लॉरेट, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे, ऑलराइट। तो यहाँ पर वो टॉपिक आपका खत्म होगा। नाउ पुलिट्जर प्राइज के बारे में बात कर रहे हैं कि पुलिट्जर प्राइज क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग स्टूडेंट चेकआउट करना कि पुलिट्जर क्या होता है। द पुलिट्जर प्राइज इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म के बारे में यहाँ पर बातें होंगी, ठीक है। एंड लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशंस विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1916। आई थिंक यहाँ पे 1916 होना चाहिए, बट जो भी है, बट करेक्शन है, थोड़ा सा मेरे से ऊपर नीचे हो रहा होगा, बट ठीक है, 1916, 1917 वॉट एवर। सो चेकआउट कर लेना आप एक बार गूगल पे। बाय प्रोविजंस इन द विल ऑफ जोसेफ पुलिट्जर हु हैड मेड हिज फॉर्च्यून एज अ न्यूज़पेपर पब्लिशर एंड एज इज एडमिनिस्टर्ड बाय
कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आल्दो यहाँ पर पुलिट्जर प्राइज के बारे में बताया गया, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिट्जर प्राइज क्या होता है। कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इकलौते ऐसे पोएट थे जिनको 4 बार पोइट्री के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था। ऑलराइट, और ये पुलिट्जर प्राइज क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये अमेरिका में देने जाने वाला एक अवार्ड है बेसिकली, जो कि लिटरेचर फील्ड से जो कनेक्ट होते हैं लोग बाग, उन्हें दिया जाता है जर्नलिज्म में, न्यूज़पेपर के लिए और पोइट्री वगैरह वर्क करने वालों के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज राइम स्कीम इन पोइट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, कि राइम स्कीम क्या होता है। स्टूडेंट्स, राइम स्कीम, आपने कभी सोचा, हैव यू एवर थॉट दैट हम लोग पोइट क्यों नहीं हैं? कभी आपने सोचा है कि हम लोग पोइट्री क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि राइम स्कीम के बिहाफ पे ही पोइट्री लिखी जाती है। तो सर क्या ये ज़रूरी है? नहीं, समटाइम्स नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पोइट्री को लिखने के लिए राइम स्कीम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गिटार जो होता है, बेसिकली गिटार में एक पर्टिकुलर ट्यून को बजाने के बाद में जब धुन निकलती है ना, तो पोइट्री भी स्टूडेंट्स ऐसी ही है। पोइट्री का क्या सीन होता है कि पोइट्री में हमें ये बताने की रिक्वायरमेंट रहती है कि जब कोई कहानी पहली वाली लाइन जहाँ से खत्म हो रही है, क्या वो उसको कनेक्ट कर पा रहा है और उसका एक पर्टिकुलर धुन निकल के आ रहा है। कहाँ थे हम लोग स्टूडेंट्स? तो हम लोग थे व्हाट इज राइम स्कीम इन पोइट्री पे। तो अ राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ लाइन और स्टेंजा। ऑलराइट, ये अच्छा सर स्टेंजा क्या है यार? बेसिकली इसके बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। ये बच्चों को लगता है कि स्टेंजा क्या है। ऑलरेडी सबको पता होगा कि हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है, पैराग्राफ होता है। बट जब हम पोइट्री पढ़ते हैं, जो पोइट बोलते ना एक वो लिखी होती, कविता लिखी होती, तो उसमें क्या होता है, ये उसको कहा जाता है स्टेंजा। यानी कि चैप्टर्स के अंदर जो होता है उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, और पोएम के अंदर या पोम के अंदर बेसिकली जो होता है उसको स्टेंजा कहा जाता है। ओके, नाउ राइम स्कीम्स कैन चेंज लाइन, मीन टू से लाइन बाय लाइन राइम स्कीम चेंज हो सकती है। ठीक है, नाउ स्टेंजा बाय स्टेंजा भी चेंज हो सकती है, और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट ऑफ पोएम। इज इट क्लियर? मतलब राइम स्कीम क्या है, लाइन बाय लाइन चेंज भी हो सकती है, और बोलते ना स्टेंजा बाय स्टेंजा भी चेंजेस हो सकती है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओवरऑल पोएम्स विद राइम स्कीम्स आर जनरली रिटन इन फॉर्मल वर्ड्स विच हैज अ स्ट्रिक्ट मीटर। ये क्वेश्चन भी आएगा, मीटर क्या होता है, तो मैं इसको आपको गूगल पे से बताऊंगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, आयम्बिक डायमीटर, जो भी है मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड और रिपीटिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड क्या है, एंड अनस्ट्रेस्ड क्या है, एंड सिलेबल्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोनोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो आपको सिलेबल्स, सिलेबल डिवीजन, ठीक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये सब स्टार्टिंग की बातें हैं, अभी हमारी पोएम शुरू होने वाली है। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो किसी पोएम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए। और कोई भी पोएट हो, मीन टू से पोएम हो स्टूडेंट्स, या फिर कोई चैप्टर हो, हमें राइटर्स के बारे में, पोएट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ स्मॉल ट्रिब्यूट टुवर्ड्स देम। उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट होता है कि आफ्टर ऑल जिस व्यक्ति ने उस पोएम को या उस चैप्टर को लिखा है, तो यार हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सॉरी। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो ये इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स टू द पोएम। ये हमारी पोएम है, बहुत शानदार सी, और ये पीपीटी बनाने में स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत लगती है, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इसको चेकआउट करो एक बार। तो स्टूडेंट्स ये 2 रास्ते हैं बेसिकली। ठीक है, ये रास्ते क्या बता रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? ये टीचर लिखा है, डॉक्टर लिखा है, लॉयर लिखा है, सीएस लिखा है, आर्किटेक्ट लिखा है, जर्नलिस्ट लिखा है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्टिस्ट, इंजीनियर, क्या लिखा है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक रास्ता है, ये 2 रास्ते यहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं। इस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो डॉक्टर बनोगे, लॉयर बनोगे, सीएस बनोगे, आर्किटेक्ट बनोगे। इधर जाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट या टीचर वगैरह बनोगे। तो क्या है, ये डाइवर्ज हो रहे हैं रास्ते। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से पहले अगर मन नहीं लगा हो तो अब जरूर लगा लेना, क्योंकि ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये इसका आपकी क्लास 9 का फर्स्ट स्टेंजा है, बेसिकली आप देख लो, द रोड नॉट टेकन का। तो मैं आप यहाँ से बताता हूँ स्टूडेंट्स कि देखो, 2 रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। ये कुछ हार्ड वर्ड्स हम लोगों ने मेंशन कर रखे हैं, इनको आप देख लेना कि वर्ड मीनिंग है। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो चेकआउट करना है इसको। ओके, सो 2 रोड्स diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो
ये पहला स्टेंजा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो दो रोड्स स्टूडेंट्स, दो रोड्स डाइवर्ज है यहाँ पर, ठीक है, और इन अ येलो वुड। अच्छा ये येलो वुड क्या मतलब, पीला जंगल? पीला जंगल स्टूडेंट इसलिए कहा गया है बिकॉज ये जब पोयम लिखी गई थी और जब लिखने के अलावा मीन टू से जब ये इंसिडेंट था उस समय ऑटम का सीजन था। ऑटम के सीजन में हम सब जानते हैं कि जो पत्ते होते हैं वो बेसिकली पीले होकर झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करिए कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, ये दो रास्ते आपके सामने दिख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये डाइवर्ज हो रहे हैं। और येलो वुड, येलो वुड मतलब ये जो जंगल है बेसिकली ये येलो वुड एक पीला सा जंगल है। नाउ क्या बताने की कोशिश, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। मेन टू से ये है कि ये जो यहां पर हमारा पोएट जो है वो खड़ा हुआ है और वो चल रहा है कहीं पर, मान के चलें वो कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है और सडनली उसके सामने दो रोड आ जाते हैं ऐसे। अब वो खड़ा है वहां पर, अब दोनों रास्ते आते हैं उसके सामने, तो वो क्या कहता है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, माफ करना कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता हूं। सही है यार वो अपनी जगह कि दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। अच्छा क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रेवलर तो वो एक ही है ना, ऐसे अगर दोनों रास्तों पे पैर चलाएगा तो बीच में से फट जाएगा वो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कहने का कि दो रोड हैं, हमारा पोएट है चल रहा है जंगल में, उसके सामने दो रास्ते आ गए हैं और दोनों रास्तों में से वो कंफ्यूज हो रहा है यार कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो सडनली क्या होता है फिर, एंड सॉरी आई कुड नॉट, वो बोलता है कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता। एंड बी अ वन ट्रेवलर, ये लिखा है एक ट्रेवलर, वन ट्रेवलर रूम है। एंड लॉन्ग आई स्टूड, मीन टू से ट्रेवलर तो मैं एक ही हूं यार, तो मैं दोनों रास्तों पे कैसे जाता हूं? तो फिर मैं क्या करता हूं, लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा रहता हूं काफी देर तक, लॉन्ग मीन्स काफी देर तक मैं खड़ा रहता हूं। एंड लुक डाउन लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, मीन टू से फिर मैं खड़े होकर उसको देखता हूं यार कि ये रास्ता कितनी दूर जाता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि मैडम और स्टूडेंट्स जितने भी हैं ये पोएम को बाय हार्ट समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो क्या कहने की कोशिश करी, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं खड़ा होकर देखता हूं और इतनी दूर देखता हूं जहां तक मैं देख सकता हूं, ठीक है। नाउ आगे लास्ट वाली लाइन क्या कहती है, टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और इतनी दूर तक देखता हूं कि जहां तक वो रास्ता खत्म नहीं हो जाता है, यानी कि बैंड, अंडरग्रोथ मतलब, अंडरग्रोथ का मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स ये रहता है कि डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मीन टू से घना जंगल समझ लो, या फिर एक ऐसी जमीन जिसपे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उगे हो। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप पहाड़ी वाले इलाकों पे या फिर कहीं जंगल में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत डाइवर्ज हो जाता है और आप बहुत दूर तक देखते हैं, लेकिन फिर क्या होता है घना जंगल आता है और वो खत्म हो जाता है रास्ता, क्लियर है। तो यही वो अंडरग्रोथ के बारे में बात हो रही है, टू वेयर इट बैंड द अंडरग्रोथ, वो बहुत दूर तक देखता है और वहाँ इतनी दूर तक देखता है कि वो रास्ता बैंड हो जाता है, मतलब उस पर अंडरग्रोथ मतलब काफ़ी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे लगे रहते हैं, हरे पत्ते लगे रहते हैं, वॉट एवर, मतलब आप ये समझ लो कि वो रास्ता जब खत्म होता है तो काफ़ी हरियाली और वो हरे भरे मैदान से भरा रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस पूरी स्लाइड का कि क्या कहने का मतलब है। ये इरेज कैसे होगा यार, इसको ऐसे खोया है, ओके ये रहा, हाँ ओके पहले साफ कर लेते हैं इसको यार, एक्चुअली अभी थोड़ा सा परफेक्ट नहीं हुए हम लोग, लेकिन जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा ओके ये पेन आ गया हमारा वापस। तो फाइनली एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, दो हमारा जो ट्रेवलर है वो कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है और उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, एक येलो वुड में यानी कि पीले जंगल में, और येलो इसलिए बोला गया है क्योंकि वो ऑटम का सीजन माना गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो ट्रेवलर तो एक ही है यानी कि हमारा पोएट तो एक ही है, तो वो दोनों रास्तों पे तो चल नहीं सकता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग स्टूड, एक ही ट्रेवलर होने के नाते मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक देखता हूँ। एंड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और फिर क्या होता है उतनी देर तक देखता हूँ जहाँ तक वो रास्ता खत्म नहीं हो जाता। ऑल राइट, यानी कि झाड़ियों में वो रास्ता छिप नहीं जाता। आई होप पहला स्टेंजा क्लियर है स्टूडेंट्स। इसकी राइम स्कीम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट राइम स्कीम कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी स्टेंजा की फर्स्ट वाली लाइन, ये स्टेंजा है हमारा, इसकी फर्स्ट लाइन है,
फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वुड, इसको नाम दिया जाता है ए, ये बोथ लिखा है, इसको नाम दिया जाएगा बी। अच्छा, बी और ए ही नाम क्यों दिया जाएगा? तो क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग निकल रहा है, ये वुड है, ये बोथ है। ये स्टूड लिखा गया है तो वुड स्टूड, वुड स्टूड। जब आप अपने वोकल कॉर्ड पे फोर्स डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, तो हम लोग इसको वुड और स्टूड को ए राइम स्कीम नाम दे देंगे। नाउ एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब देखो वुड गुड, वुड गुड, ये सिमिलर है तो हम लोग इसको भी ए नाम देंगे। एंड लास्ट में अंडर ग्रोथ, बोथ अंडर ग्रोथ, ब्रोथ ग्रोथ, तो जब ये मैच हो रहा है तो इसको नाम दे दिया बी। ऑलराइट, तो यहां पर स्टूडेंट्स इस पोएम की राइम स्कीम क्या होगी हमारी? ए बी ए बी। ऑलराइट, ये कंपटीशन लेवल पे पूछी जाती है कि द रोड नॉट टेकन की राइम स्कीम क्या है, तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि ए बी और राइम स्कीम को कैसे निकाला जाता है ये भी आपको मैंने बता दिया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, यानी कि हमारे सेकंड स्टैंजा पे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। ये टफ मीनिंग है स्टूडेंट्स, ये आप चेकआउट कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपडेट करना, हम लोग आपको बताएंगे। तो सेकंड स्टैंजा क्या कहता है? देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी कि हमारा जो पोएट है बेसिकली वो क्या करता है? दूसरा रास्ता लेता है। एंड जस्ट फेयर एज फेयर यानी कि वो काफी देर तक वहां पे खड़ा रहता है और फिर वो क्या करता है? काफी सोचने के बाद में दूसरा रास्ता ले लेता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? शायद। और वो अपने इस डिसीजन को सही बोलता है कि मैंने जो रास्ता चूज किया है वो सही है, लेकिन अगले ही पल उसके माइंड में ये आता है परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी कि शायद मैंने सही रास्ता चुना है। यानी कि इस वाले स्टैंजा की दो लाइन में क्या बताने की कोशिश करिए कि वो रास्ते पर खड़ा रहता है काफी देर तक और फिर वो दूसरा रास्ता लेता है, यानी कि यहां पर खड़े होके ऐसे रास्ते हैं, आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, यहां पे ट्रेवलर खड़ा है, इसको देखता है वो और फिर ये वाला रास्ता हमारा चूज कर लेता है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब वो क्या कहता है? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैंने ये जो रास्ता चूज किया है ये बेटर है यार, ठीक है, ये बेटर है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अच्छा, क्यों बेटर है उसने बोला है? तो क्योंकि ये ग्रासी है, यानी कि इसके ऊपर काफी घास हो गई है, एंड वॉन्टेड वियर यानी कि उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोग चले नहीं हैं, ठीक है। नाउ दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देयर रियली अबाउट द सेम, पर वो क्या कहता आगे कि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब मैं वहां से जा रहा था तो बेसिकली हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, फिर मुझे लगा कि यार वो जो दूसरा वाला रास्ता था वो भी लगभग सेम है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने ये वाला पार्ट डिसाइड करा था तो ये वाला भी लगभग सेम ही है, यानी कि इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। आई होप ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले स्टेंजा पे जाते हैं हम लोग। थर्ड स्टेंजा में बताता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये पोएम जो थी उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी, एडवर्ड थॉमस नाम है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। उनका वो फ्रेंड जो था वो बेसिकली काफ़ी बोलते ना कि कंफ्यूज रहा करता था लाइफ में, किसी डिसीजन को लेने के लिए बहुत कंफ्यूज हुआ करता था, यानी कि उसको ये भी करना है, मान लो अगर उसने टीचर की जॉब ले ली, उसको ऑप्शन दिया गया कि उसको लाइफ में टीचर की जॉब करना है या पुलिसमैन की जॉब करना है, तो काफ़ी देर तक तो सोचते ही रहा वो कंफ्यूजिंग, और उसके बाद में वो बोलने लगा कि यार मैं टीचिंग जॉब कर लेता हूँ। टीचिंग जॉब जब उसको 1-2 महीने करता है फिर वो सोचता है कि यार मैं पुलिस वाले की जॉब कर लेता तो काफ़ी अच्छा होता, नई नई वर्दी मिलती और लोग सैल्यूट करते हैं, तो कंफ्यूज बहुत रहता है वो। तो हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने ये पोएम जो है उसी के लिए लिखी थी, मतलब होता है ना एक आयरनी है बेसिकली, मीन टू से हंसी मजाक में उन्होंने पोएम लिख डाली थी, लेकिन लिखी अपने फ्रेंड के लिए ही थी, ठीक है। लाइफ में हर किसी के ना किसी की लाइफ में एक फ्रेंड होता है, ठीक है, सबकी लाइफ में। मेरा भी एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं देखो सेलिब्रिटी बनाता हूँ उसको यहाँ पे, देखो दिनेश शर्मा है, तो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है वो, और मेरी एमए की डिग्री होने पे जो हाथ है वो उसी का ही है, ठीक है। इसके पीछे की स्टोरी आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन आप लोग नाम याद रखना, दिनेश शर्मा उसका नाम है, ठीक है। तो अब
मैं आपको स्टैंजा बताता हूं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। मतलब क्या है कि इन बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जब हमारा पोएट रास्ते पे चल रहा है तो बोलता है कि यार दोनों ही रास्तों पे लगभग लगभग इक्वल ले, मतलब बराबर लोग चले हुए हैं, ठीक है। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब ये कि रास्तों पर ज़्यादा पत्तियां जो थी, बोलते ना ऑटम का सीजन था तो पत्ते जो थे वो गिर गए थे, तो ट्रोडन ब्लैक मतलब बेसिकली किसी भी रास्ते पर ज़्यादा पत्ते गिरे नहीं थे और लोगों ने कुचला नहीं था उनको, ठीक है। तो ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो क्या कहता है कि जो दूसरा वाला मैंने रास्ता छोड़ रखा है उसको मैं किसी और दिन के लिए देखता हूँ। मतलब देखो यहाँ पर भी वो कितना कंफ्यूज है, वो ये सोच रहा है कि अगर मान लो इस रास्ते पर चलने पर मुझे सुकून नहीं मिला तो मैं फिर वापस आके दूसरे रास्ते पे जाऊंगा और देखूंगा कि वहां पर क्या है। नाउ येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मतलब ये अब देखो कितना कंफ्यूज है वो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, येट नोइंग, हालांकि जानते हुए कि ये रास्ता जो जिस पे मैं चल रहा हूँ, यानी कि इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ये आगे फिर और रास्ते में बढ़ जाएगा, फिर इनमें से एक डिसाइड करेगा वो आगे किसी और रास्ते बढ़ जाएगा, और फिर क्या गारंटी है कि वो दोबारा उस रास्ते पे वापस आएगा मीन टू से यहाँ पर और ये वाला रास्ता पकड़ पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि पोएट यहाँ पर बहुत कंफ्यूज है। पोएट कंफ्यूज है मतलब ये कि उसके दोस्त के लिए लिख रखा है उसने, पोएट कंफ्यूज नहीं है, याद रखना। हालांकि वो जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आउट डाउटेड, मुझे डाउट है कि आई शुड एवर कम बैक, मैं यहाँ पे कभी वापस आ पाऊंगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है, वो चल भी रहा है रास्ते पर और ये भी बोल रहा है कि यार दोनों रास्ते सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये सारी बातें उसके माइंड में चल रही हैं। रास्ते पे चल भी रहा है और सोच भी रहा है दूसरे वाले के बारे में, ठीक है। अगर माइंड सेट कर ले कि मुझे यही काम करना है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसका फ्रेंड काफी कंफ्यूज था। ओके, नाउ हम दूसरी बात करते हैं, एक लास्ट स्टेंजा और रह गया है। सो स्टेंजा 4 बोलता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। खतरनाक पोएम है यार, मैं आपको उस कथा का सार भी बताऊंगा कि है क्या। सो क्या कह रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई का मतलब होता है आहें भरते हुए रहना, ठीक है। गरीब आदमी देखा ना आपने, आहें भरता हुआ रहता है, शादी के बाद में वो आहें भरता रहता है बेचारा। और पति पत्नी वाले एग्जाम्पल मैं बहुत देता हूँ, तो मेरे बच्चे जो देख रहे होंगे उनको तो पता होगा। तो क्या कहना है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि एक टाइम पीरियड के बाद में, काफ़ी टाइम बाद मैं आहें भरता हुआ ये कहूँगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस एंड्स, मतलब एजेस एंड एजेस मतलब ये एजेस पर बेसिकली सदियों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब काफ़ी ईयर्स लेटर, काफ़ी समय बाद जब वो किसी को अपनी स्टोरी बताता होगा, तो टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रोड डाइवर्स हो गए, एंड इन अ वुड, एक जंगल में, एंड आई टुक द वन, और मैंने वो रास्ता लिया, वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यानी कि जिसपे लोग कम चले थे। यानी कि कवि जो पोएट हमारा वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि सदियों मतलब कई सालों बाद, काफ़ी सालों की बाद में आहें भरता हुआ ये किसी न किसी को स्टोरी सुना रहा हूँगा कि एक टाइम पीरियड पे मेरी लाइफ में एक ऐसा समय आया जहाँ पर मेरे सामने दो रोड डाइवर्ज हो चुके थे और मैंने वो वाला पाथ लिया जिस पे लोग कम चले थे, लिखा ना, लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। और वो रास्ता चूज करने के बाद में मेरी लाइफ में वो सारे चेंजेस आए। यानी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, इट डजेंट मैटर कि मैं गुड हूँ या बैड हूँ, या मेरी लाइफ अच्छी रही या मेरी लाइफ बुरी रही है, मैं एक सक्सेसफुल हूँ या फिर एक फेलियर हूँ, जो भी हूँ, ये उस रास्ते को चूज करने के बाद में ये सारे डिफरेंसेस आए थे। सारे ये लिखा है, साई मतलब डीप ब्रेथ आपको लिखा है, हैंस मतलब हेयर इन द फ्यूचर, ये बात बता रही हैं। तो कोई भी अगर वर्ड स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी मेंशन कर रखे थे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करना, अपडेट कर देना, मैं आपको बताऊंगा। सो ये आपकी पोएम स्टूडेंट्स खत्म होती है। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो ये पोएम का सीन क्या है? ये पोएम जो है स्टूडेंट्स, आप एज अ स्टूडेंट भी ले सकते हैं अपनी लाइफ में। अब जब आप किसी करियर के पड़ाव पे, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने मास्टर डिग्री कर ली, अब आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है कि आपको क्या करना है। ये वही सीन है स्टूडेंट्स। 10th के बाद बेसिकली बच्चे बोलते हैं कॉमर्स लेना, साइंस लेना, आर्ट्स लेना, एक डिलीमा आता है उनके माइंड में, यानी कि एक कंफ्यूजन। डिलीमा मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करने की जरूरत है नाउ। तो स्टूडेंट्स, मैं अपना एक ओपिनियन देता हूं कि आप वो करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो जबरदस्ती आप कोई सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाओगे। तो ये तो हो गई स्टूडेंट के बारे में बातें। तो ये बेसिकली एक करियर को लेकर कही गई बात है
जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने फ्रेंड के लिए पोएम लिखते हैं तो बताते हैं कि उनका जो फ्रेंड था वो करियर में काफ़ी, बोलते ना कि एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन थी कि ये करना है वो करना है, तो वो यही समझाने की कोशिश करी थी लाइफ में एक पाथ डिसाइड करो, वो पाथ जब डिसाइड कर लो तो उस पर चलते रहो और फिर लाइफ में जो भी होगा वो उस पाथ पे, वरना ऐसा नहीं हो कि रास्ते में चल रहे हैं और बराबर दूसरे रास्ते के बारे में सोच रहे हैं, काम ये कर रहे हैं सोच उस बारे में रहे। तो ये पोएम इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप इसको करियर को लेके चलें, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आनी हैं। चलो अब छोटे सा इसको गूगल कर लेते हैं। ये तो हो गया 9th क्लास में स्टूडेंट के साथ में, मीन टू से हम ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट लेवल पे पोएम हमारी कंप्लीट होती है। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट जो डायरेक्ट हम लोग गूगल से पिक करेंगे। ऑलराइट, सो गूगल ऑन करते हैं इसके ऊपर। हमारी पोएम थी द रोड नॉट टेकन, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टूडेंट्स डायरेक्ट विकिपीडिया ऑन करो आप, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या। देखो एक लिटरेचर, मेरे बच्चों गूगल पे सब कुछ मिलता है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको यूट्यूब के ऊपर ढूंढने की जरूरत होती है ना, सारी चीज़ें मिलेंगी। आज मैं आपको वही डेमो दिखा रहा हूँ कि हमारी पोएम के बारे में। देखो ये द रोड नॉट टेकन है, क्या क्या आपको याद रखना है मैं आपको वो बताऊंगा। द रोड नॉट टेकन इज अ नरेटिव पोएम। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि वो कैसी पोएम है, थर्ड पर्सन है या फिर नरेटिव पोएम है या फिर, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये हमारी एक नरेटिव पोएम है, ठीक है। नाउ किसने लिखी थी, तो ये आपको सामने दिख रहा होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में आ जाएंगी सारी चीज़ें अगर आप टच करोगे तो। नाउ फर्स्ट पब्लिश इन द अगस्त 1915। देखो सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुई थी तो आपको पता होना चाहिए, तो ये लिखा है आपके सामने अगस्त 1915। मैं इसको थोड़ा सा, और ये लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको ये सबसे पहले फर्स्ट पब्लिश इन अगस्त 1915, इशू द एटलांटिक मंथली, ठीक है। अभी एटलांटिक मंथली क्या है तो ये आलो मुझे आइडिया नहीं, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एक मैगजीन होगी या फिर न्यूज़पेपर होगा या फिर कोई कलेक्शन होगा, उसमें सबसे पहले पब्लिश हुई थी एंड लेटर पब्लिश्ड, और उसके बाद में पब्लिश हुई कहाँ पर, एट द फर्स्ट पोएम इन द कलेक्शन ऑफ माउंटेन इंटरवल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। इवन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एमपी टेट में जो लिटरेचर का लास्ट टाइम 2018 में पेपर हुआ था और उसके बाद में 21 में, सॉरी 21 इन द सेंस जो डबल रिपीट हुआ था ना, उसमें डायरेक्ट आया था, तो उसमें पूछा गया था, तो माउंटेन इंटरवल नाम याद रखना है 1916। ऑलरेडी स्टूडेंट्स तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये 1916 माउंटेन इंटरवल में। इट्स सेंट्रल थीम इज द डाइवर्जेंस पाथ। जो उसकी थीम है वो क्या है स्टूडेंट्स, डाइवर्जिंग ऑफ पाथ है। बोथ लिटरली फिगर्स ऑल्दो इट्स इंटरप्रिटेशन इज नोटेड बाय, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड द फर्स्ट 1915 पब्लिकेशंस ऑफर 1916 माउंटेन इंटरवल लाइन 30 इज प्लेस, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा इसको मूव ऑन करते हैं। जो आपको चीज़ पकड़ने वाली ये स्टूडेंट्स वो आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। नाउ बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्या बताया गया बैकग्राउंड में, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ कि देखो फ्रॉस्ट स्पेंट ईयर्स 1912 टू 1915, मीन टू से 1912 से लेकर 1915 के बीच में इन्होंने अपना टाइम इंग्लैंड में स्पेंड किया था। वेयर अमॉन्ग हिज अक्वेंटेंस विद द एडवर्ड थॉमस। देखो मैंने आपको बताया था एडवर्ड थॉमस इनके फ्रेंड का नाम है। अब एडवर्ड थॉमस जो था यहाँ पर बेसिकली, एंड फ्रॉस्ट बिकम क्लोजली फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए, यहाँ पे लिखा बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, एंड टुक मैनी वॉक्स टुगेदर, और काफ़ी रास्ते इन्होंने साथ में चले, मतलब काफ़ी टाइम इन्होंने स्पेंड किया। वन डे एज दे वर वॉकिंग टुगेदर दे केम अक्रॉस टू रोड्स। ये देखो ये लिखा है यहाँ पर, एक दिन क्या हुआ यहाँ पर, ये लोग साथ में वो वॉक कर रहे थे तो उनके सामने दो रोड आ गए, यहाँ लिखा है थॉमस वॉज इनडिसीव अबाउट विच रोड टू टेक एंड इन रिट्रोस्पेक्ट ऑफन लेम्ड दैट दे शुड हैव टेकन ऑन द अदर वन। अब क्या होता है, जो इनके फ्रेंड थे एडवर्ड थॉमस, वो क्या बोलते हैं, वो फिर कंफ्यूज होते, खड़े हो जाते हैं कि यार कौन सा रास्ता लूँ, और फिर बोलता है कि वो दूसरा वाला रूट रास्ता किसी और दिन ले लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आफ्टर फ्रॉस्ट रिटर्न न्यू हैम्पशायर, उसके बाद में क्या होता है, ये यहाँ तक की बात हमें याद रखना है, न्यू हैम्पशायर 1915 सेंट थॉमस एडवांस, ठीक है। अब क्या होता है, न्यू हैम्पशायर में 1915 में ही सेंट थॉमस एन एडवांस कॉपी ऑफ द रोड नॉट टेकन। क्या होता है, फ्रॉस्ट रिटर्न टू न्यू हैम्पशायर, जैसे कि ये काफ़ी टाइम, देखो इस टाइम पीरियड के बीच में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना जो समय था वो इंग्लैंड में गुजारा, उसके बाद वापस वो हैम्पशायर चले गए, ठीक है। ये लिखा है आफ्टर फर्स्ट रिटर्न टू हैम्पशायर 1915 में इन्होंने क्या करा, थॉमस को एडवांस कॉपी दी द रोड नॉट टेकन की। थॉमस टुक द पोएम सीरियसली एंड पर्सनली, तो थॉमस जो थे उन्होंने उस पोएम को काफ़ी सीरियसली ले लिया, इवन अपने ऊपर ले लिया। एंड इट मे हैव बीन सिग्निफिकेंट इन थॉमस डिसीज इंटरेस्ट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। थॉमस वॉज किल्ड 2 years लेटर द बैटल ऑफ आरस। ये थॉमस की डेट कभी थी आप याद रख लेना, ये यहाँ बताया गया है, तो ये हालांकि पूछा नहीं आता बट आप याद रख लेना। स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्या है कि द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजा। यहाँ पर 4 स्टेंजा है पोएम में। एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है कि टोटल पोएम में कितने स्टेंजा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 स्टेंजा है और 5 लाइन ईच है, और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है स्टूडेंट्स, 5 लाइन है। विद द राइम स्कीम एज ए बी ए बी। देखो हमने जो बनाई थी ए बी
वही राइम स्कीम आल्दो हमने बनाई नहीं थी, हमने तो केवल उसको पकड़ा था, बनाई तो उन्होंने थी। ये राइम स्कीम के बिहाफ पे पोएम लिखी गई थी। द फर्स्ट लाइन राइम विद द थर्ड एंड फोर्थ एंड सेकंड लाइन राइम विद द फिफ्थ। द मीटर इज बेसिकली आयम्बिक टेट्रामीटर। जो मीटर इसमें पूछा गया है वो आयम्बिक टेट्रामीटर है। सर ये मीटर क्या होता है यार, ये बहुत परेशान करेगा। डोंट वरी, लिटरेचर के स्टूडेंटों को पता होगा आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, हेक्सामीटर क्या होता है। सो हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये 9th क्लास की पर्सपेक्टिव से बनाया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बना दी जाए। ये आपको याद रखना है। एंड आई एम इज रिप्लेस विद आर्टिस्ट, ये इतना याद नहीं करना। रिदम क्या है, द रोड नॉट टेकन नेचुरली कन्वर्सेशन इन बिगनिंग एज अ काइंड फोटोग्राफी, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। तो होगा बहुत कुछ, लेकिन हमारे बच्चों के लिए इतना वो नहीं है। मीन टू से कहाँ चले गए, द रोड टेकन फ्रॉम, ठीक है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स की। ये जो एनालिसिस लिखा है, द रोड नॉट टेकन इज वन ऑफ द फ्रॉस्ट मोस्ट पॉपुलर वर्क्स। ये फ्रॉस्ट का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर वर्क है। एंड यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। रेफरेंसेस इतना रिक्वायरमेंट रहता नहीं है, आई होप। चल द पोएम इज जोक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि आयरनी के बारे में। इट इज़ फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड पोएम। देखो ये जो पोएम थी, द रोड नॉट टेकन इज फ्रॉस्ट मोस्ट पॉपुलर के मैंने बता दिया है कि जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी, द रोड नॉट टेकन, ये इनका मोस्ट पॉपुलर वर्क रहा है। एंड इट इज फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड पोएम, ऑफन रीड सिंपली एज पोएम दैट चैंपियंस द आइडिया ऑफ फॉलोइंग योर ऑन पाथ, बट रेदर इज एक्सप्रेस सिमिलरली आयरनी रिगार्डिंग सच एन आइडिया। ये यहाँ पे याद रखना है, इसका मतलब क्या मुझे बताना आयरनी का क्या होता है एक्चुअली। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट जो मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि पोएम को आपको समझ में क्यों नहीं आती है, आपने कभी सोचा है? आती सबकी, लेकिन क्यों इतनी डिफिकल्ट होती है? क्योंकि उसमें फिगर ऑफ स्पीच बोलते ना, लिटरेरी टर्म्स, वो यूज किया जाता है, इसलिए हमें समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में। आ जरूर जाएगी अगर आप पोएट के जैसे ही अपने आप को वहां पर रखेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे। नाउ फ्रॉस्ट हिमसेल्फ रोट द पोएम एज अ जोक। क्या लिखा है देखो, फ्रॉस्ट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद ने ये पोएम लिखी थी एज अ जोक फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड थॉमस के रूप में। देखो एडवर्ड थॉमस के लिए उन्होंने खुद एक जोक बना दिया था, मतलब ये जो पोएम लिखी थी एज अ जोक उनको सेंड कर दी थी। यहाँ पर सामने आपके लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखो, हु वॉज ऑफन इंडिसिव अबाउट द विच रूट टेक वेन टू वेंट वॉकिंग, मतलब चलते चलते बहुत कंफ्यूज होते थे कि यार मुझे किस रोड पे जाना है। और आज वो पोएम जो उन्होंने लिखी थी उस टाइम पे स्टूडेंट्स, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो। उस पोएम को हर एक व्यक्ति, स्टूडेंट अपने हिसाब से मैनेज करता है, अपने हिसाब से देखता है कि यार मेरी लाइफ में कैसे सिचुएशन आ रही है, मुझे कौन सा पाथ लेना चाहिए, और वो जो पाथ मैं लूंगा वो मेरी लाइफ में डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। आई होप स्टूडेंट्स की आज की पोएम आपको समझ में आई होगी। ऑलराइट, तो फाइनली लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर ये लेक्चर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।